सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में आपको शेयर करूंगा अपने सीजीएसएल एग्जाम के रिव्यू के बारे में। तो देखो यार, सबको पता है हमारे पेपर 12 तारीख से स्टार्ट हो गए थे और 30 तारीख तक चलेंगे। तो अभी काफ़ी सारी शिफ्ट्स बची हैं जहाँ पे आपको एग्जाम देने जाना है। तो काफ़ी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है वीडियो, बट मैं हमेशा की तरह या फिर बाकी लोगों की तरह क्वेश्चंस को एग्जैक्ट डिस्कस नहीं कर सकता हूँ एज पर द रूल। बट यार, चीज़ों को ना थोड़ा सा इनडायरेक्ट वे में हम समझ सकते हैं, ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल के बारे में बात कर सकते हैं, थोड़ा बहुत टॉपिक्स के बारे में बात कर सकते हैं। तो मैं आपको कोशिश करूंगा कि आज वीडियो में ऐसी चीजें बताई जाए जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो देखो, वीडियो को बहुत ध्यान से देखना और समझदार लोगों को समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। जो मैं टॉपिक या क्वेश्चन डिस्कस कर मतलब ओवरऑल पेपर को डिस्कस कर रहा हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो जिन लोगों को पढ़ना है, जिन लोगों को एग्जाम में मार्क्स लाने हैं, उन लोगों के लिए इशारा काफी होगा। बाकी जिनको कुछ नहीं करना है उनको तो मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन भी बता दूंगा, तब भी कुछ नहीं होने वाला है। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना। और यार देखो, बाकी वीडियो की तरह जैसे मैंने भी कुछ वीडियोस देखी यूट्यूब पर, वहां पर लोग कह रहे हैं कि आप मेरी सजेशन के बाद ये चीजें कर लो, ये वाली वीडियो देख लो, इस टीचर की वीडियो देख लो। तो देखो यार, उन लोगों को ना आप कमेंट में जाके ये बोलो कि आप पहले खुद देख लो और खुद अपने मार्क्स ले आओ, सिलेक्शन ले लो, फिर जाके दूसरों को ज्ञान देना। क्योंकि भारत में ना ज्ञान की कमी नहीं है। मैं आपको कोई भी सजेशन नहीं दूंगा, मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस बताऊंगा, ठीक है? क्योंकि मैं खुद एक एक्सपीरियंस हूं, मैं आपको कैसे ज्ञान दे सकता हूँ, ठीक है? जहां पे आप खड़े हैं मैं अभी वहीं पर खड़ा हूँ। तो अभी स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन मैं सब चीजों के बारे में बात करूंगा। और वीडियो के लास्ट में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे यार कि मैं अभी एसएससी के बैकअप के लिए क्या लेकर चल रहा हूँ। तो एक जनरल डिस्कशन भी रखेंगे लास्ट में, बट उससे पहले हम पेपर डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं अपने ओवरऑल पेपर के डिफिकल्टी लेवल के बारे में। तो देखो यार, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जिन जिन जो मतलब जो कट ऑफ क्लियर करेंगे, अगर हम उनके पर्सपेक्टिव से बात करें तो पेपर देखो इजी टू मॉडरेट था, हार्ड तो कतई नहीं था। और जो लोग थोड़े से अच्छे हैं पढ़ने में वो उसको इजी बताएंगे, है ना? और मैंने जो अटेम्प्ट किए हैं वो 92 मार्क्स अटेम्प्ट किए हैं। बट इस पेपर की ब्यूटी ये है, जब से एडुकेटी ने पेपर लेना स्टार्ट किया है, कि आपको सब लोग ये कहते हुए देखेंगे कि पेपर बहुत ईजी आ रहा है, क्वेश्चन बहुत ईजी आ रहे हैं। बट जब एक्चुअल में मार्क्स आते हैं, आंसर की आती है, तब आपके बहुत सारी मिस्टेक निकलती हैं। तो जब भी आप पेपर को देने जाएं, अभी सीएचएसएल वाले और इन फ्यूचर भी एसएससी के कोई भी पेपर देने जाए, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि अगर पेपर इजी आ रहा है तो वहां पे सिली मिस्टेक्स होने के बहुत चांस रहते हैं। क्योंकि पेपर इसी तरीके से डिजाइन किया जाता है कि आप सिली मिस्टेक्स करो। तो इस बात पे बहुत ध्यान रखना कि आप जल्दी जल्दी में या ओवर कॉन्फिडेंस में अपने सिली मिस्टेक्स ना कर दो, ठीक है? अब चलो स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट वाइज। तो सबसे पहले मैं उस सब्जेक्ट से स्टार्ट करता हूँ जो सबसे हॉट टॉपिक रहता है सभी के लिए। और यार बेसिकली सब रिव्यू देखते भी उस सब्जेक्ट के लिए ही है। तो हम बात करते हैं भी जीएस की। तो देखो, जीएस के लिए मैंने कुछ चीजें लिख के भी रखी हुई है, मैं आपको वन बाय वन सब चीजें बता देता हूँ। तो देखिए, जब से हमने सीजल दिया, सिलेक्शन पोस्ट दिया, तब से हमको एक चीज समझ में आ गई थी कि भाई, जो हमारा एडुकेटिव पेपर बना रहा है या फिर जो भी कोई एजेंसी पेपर बना रही है, वो करंट अफेयर बहुत पूछती है। तो इसी तरह से सीजीएसएल में भी कम से कम 7 से 8 करंट अफेयर के क्वेश्चंस आए थे मेरी शिफ्ट में। और ज्यादा भी हो सकता है, कम तो नहीं थे इससे। तो थोड़ा सा मैं आपको करंट अफेयर के बारे में बता देता हूँ कि कहाँ से आप पढ़ सकते हो और क्या कर सकते हो। तो देखो, 2024 के क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। तो आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि करंट अफेयर रिसेंट वाले पूछे जा रहे हैं। 2024 के क्वेश्चन भी मिलेंगे। और एक आध क्वेश्चन तो ऐसा था जो 5-10 साल पुराने भी थे, मतलब 5-10 तो नहीं खैर, लेकिन 4-5 साल पुराने भी थे, ठीक है? तो उन क्वेश्चंस का तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, आपके मतलब नॉलेज पे डिपेंड करता है कि आपको कितनी चीजें पता है। बट हाँ, आप 2024 और 25 के क्वेश्चंस को देख सकते हो। यूट्यूब पर आप ऐसे कोई भी 1-1.5 घंटे की वीडियो देख सकते हो जहां पर थोड़ा सा चीजों को समराइज किया गया हो, वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। बाकी अगर मैं थोड़ी सी बात करूं तो देखो, बैंक रिलेटेड भी क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो, ठीक है? उसके बाद आप डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चंस भी पढ़ सकते हो करंट अफेयर के। इसमें आप स्कीम जरूर पढ़ सकते हो। स्पोर्ट्स तो आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है करंट अफेयर में, ठीक है? इसके साथ साथ स्टैटिक में बहुत सारी चीजें पूछी गई, जैसे कि कुछ फेस्टिवल्स, मेला वगैरह पढ़ सकते हो, आप स्कीम्स पढ़ सकते हो और बैंक के बारे में पढ़ सकते हो, ठीक है? और जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इससे ना बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आए, बहुत डेप्थ में क्वेश्चन नहीं आए, ठीक है? तो बट हाँ, एक एक क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन थे, लेकिन वो डायरेक्ट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे। जैसे अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो सॉरी, अगर मैं पॉलिटी की बात करूं तो उसमें सिंपल आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन था। अगर आपको आर्टिकल आता होगा तो आप इसको कर देंगे। बट हाँ, ऑप्शन बहुत क्लोज थे तो आप एलिमिनेशन नहीं कर पाओगे। और स्टार्टिंग के आर्टिकल्स भी नहीं थे कि आप स्टार्टिंग के आर्टिकल्स पढ़ लो, वो थोड़े से दूर के आर्टिकल्स हैं। तो आप इस बात को ध्यान रखना कि अगर आप आर्टिकल्स पढ़ रहे हो तो सारे आर्टिकल्स स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एक ओवरव्यू लेके जाओ, अदरवाइज आप उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है? पॉलिटी में भी 1 से 2 क्वेश्चन थे, हिस्ट्री में भी 1 से 2 क्वेश्चन थे। इकोनॉमिक्स का मेरे को कोई क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है, अगर होगा तो वो करंट अफेयर के फॉर्म में होगा।
ज्योग्राफी का भी वही सीन है, ज्योग्राफी का मेरे को बहुत ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है, अगर वो होगा तो वो स्टैटिक के पार्ट में होगा या फिर करंट अफेयर के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो हाँ, एक क्वेश्चन बुक एंड ऑथर से भी आया हुआ था, तो आप बुक एंड ऑथर्स को भी पढ़ सकते हैं। तो देखिए ये बात थी हमारी जीएस के बारे में, और बहुत ज्यादा डिटेल में यार मैं नहीं बताना चाहता, मतलब चाहता हूं मैं बताना लेकिन बता नहीं पाऊंगा। तो जो समझदार था वो समझ गया होगा कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ लेने चाहिए। ठीक है, इसके बाद अब बात करते हैं मैथ्स की। देखो मैथ्स में यार क्या है, मैं थोड़ा आपको और अच्छे से बता सकता हूँ, क्योंकि मैथ मेरी स्ट्रांग है, और सीजल में भी मेरे 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स आए थे मैथ में, मैंने अपनी वीडियो में बताया भी था, अगर आपको पता हो। जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि मैंने अपनी कॉर्पोरेट जॉब छोड़कर स्टार्ट किया है प्रिपरेशन। तो मेरा थोड़ा बैकग्राउंड साइंस बैकग्राउंड था, तो मेरी मैथ और रीजनिंग काफी अच्छी है। मैं किसी टीचर से मैथ और रीजनिंग नहीं पढ़ता हूँ, सिर्फ मॉक देकर अपनी प्रैक्टिस करता हूँ, तो मेरी मैथ अच्छी है, इसलिए मैंने सीजल में भी 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स ले आया था, और मैं अभी भी 25 आउट ऑफ 25 क्वेश्चन करके आया हूँ, और होपफुली सारे सही होंगे। ठीक है, आने वाले समय में जब मेरा लगता है कि मेरे को कोई पेपर क्लियर हो जाएगा, तो मैं आपको भी वो ट्रिक्स बताऊंगा या वो तरीके बताऊंगा कि मैं कैसे इसको स्कोर कर रहा हूँ अपने मार्क्स को फुल आउट ऑफ फुल, और क्या चीजें ऐसी हैं जो हमारे टीचर्स अभी एसएससी फील्ड में पढ़ा रहे हैं वो गलती कर रहे हैं। मतलब एक्चुअली क्या होता है ना, ये चीजें, इन चीजों में मैं बात करना चाहता हूँ, बट अभी सही समय नहीं है इन चीजों में बात करने का, क्योंकि अभी मैं खुद का पेपर मेरा क्लियर नहीं हुआ है, तो मैं क्या बात करूं। बाकी जो एसएससी इंडस्ट्री में भी चल रहा है ना, मतलब कोचिंग इंडस्ट्री में, स्पेशली अगर मैं मैथ की बात करूं, बाकी सब्जेक्ट की बात नहीं करता, तो मैथ में यार टीचर्स ना स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से सोचते ही नहीं है, उनको बस अपने से मतलब है, बैच निकालने से मतलब है। आप स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से सोचते ही नहीं है कि उनको चाहिए क्या, कंटेंट क्या चाहिए। तो उन सब चीजों पे बात करेंगे, समय आने पे करेंगे। मैं आपको कोशिश करूंगा कि मैथ की वो चीजें मैं आपको सिखा पाऊँ जो मेरे को आती है, स्पेशली मैथ की, क्योंकि बाकी तो मेरी भी आप लोगों की जैसी है। तो देखो मैथ में क्या है, मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही डायरेक्ट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर हम 25 क्वेश्चन की बात करें, तो 20 से 21 क्वेश्चन डुएबल है, डायरेक्ट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो अगर आपको 20 से 21 क्वेश्चन टारगेट करना है, तो आप क्या कर सकते हो कि जितने भी टॉपिक्स आपके मैथ में हैं, आप सबके बेसिक फॉर्मूला को पढ़ के जाओ। ठीक है, बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला, और कुछ नहीं करना है। स्पेशली आप मेंसुरेशन वगैरह के फॉर्मूला बिल्कुल पढ़ के जाओ, बहुत सिंपल क्वेश्चंस आ रहे हैं। लेकिन कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस, या आप कह सकते हैं कुछ न्यू क्वेश्चंस भी देखे गए, जैसे ज्योमेट्री में कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो हमारे 8th 9th क्लास में पूछे जाते थे। तो आप अब मैं आपको एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता, लेकिन आप इतना समझिए कि ज्योमेट्री में जो 8th 9th क्लास में बेसिक क्वेश्चंस होते थे ज्योमेट्री के, आप उनको जरूर पढ़ लेना। और जैसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि ज्योमेट्री शेप्स के बारे में, एंगल्स के बारे में, साइड्स के बारे में, उनको पढ़ लेना। ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स क्या होती हैं, ये सब चीजें बेसिक जो हमारे 8th 9th में पूछा जाता है, वो पढ़ लेना। एसआई का सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, और ज्योमेट्री से मैंने बताया कि 2 क्वेश्चन बहुत बेसिक वाले पूछे गए थे, बेसिक इन द सेंस 8th 9th क्लास वाले, और 1-2 क्वेश्चन वैसा भी था, एक सर्कल का क्वेश्चन था और एक ट्रायंगल का क्वेश्चन था। इसके बाद मैंने जैसे बताया मेंस्ट्रुएशन के 2 से 3 क्वेश्चन थे, बट इजी थे, और ओवरऑल मैथ इजी ही थी। लेकिन 2-3 जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ उसमें वो आसान लगेंगे आपको कि बहुत इजी क्वेश्चन पूछा हुआ है, लेकिन उस चीज को कोई कवर नहीं करता, इसलिए आपसे वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होंगे अगर आपने पहले से नहीं पढ़ा होगा। तो मैं जैसे मैंने को बताया कि मेरी मैथ स्ट्रॉन्ग थी, तो वो मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट मतलब कर दिए, बट जिनका एवरेज है, जिन लोगों ने वो टॉपिक कवर नहीं किया ना, वो नहीं कर पाएगा उस क्वेश्चन को। ठीक है, तो मैथ में आप क्या करना कि बस बेसिक फॉर्मूला पढ़ के जाओ। ठीक है, ऊपर ऊपर से क्वेश्चन आ रहे हैं, डायरेक्ट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, आप इजिली कर लोगे। अच्छा हाँ, एक चीज, मेन चीज ये है कि अगर आपको लग रहा है कि कोई क्वेश्चन थोड़ा न्यू है, तो उसमें बिल्कुल टाइम मत खराब करो। मैंने क्या किया था, मैंने 2 क्वेश्चन छोड़े थे मैथ में, और 2 क्वेश्चन छोड़े थे मैंने रीजनिंग में, वो मैंने लास्ट में अटेम्प्ट किए थे जब मेरे पास 6 मिनट बची थी पेपर में। तो अगर मैं स्टार्टिंग में टाइम खराब कर देता, तो मेरा पेपर का जो टाइम है वो इनबैलेंस हो जाता। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि क्वेश्चन आपको अगर कोई रीजनिंग में, मैथ में न्यू दिख रहा है, तो उसको बात के लिए छोड़ो, और जो क्वेश्चन आते हैं उसको कवर करो। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं यार इंग्लिश की। तो देखो इंग्लिश में क्या ना, जैसे जीएस का हमें पता लग गया था भाई, करंट अफेयर पूछता है, एडुकेटी, ऐसे ही इंग्लिश में हमको पता है कि नरेशन और पैसिव वॉइस और नरेशन पूछता है। तो इसी तरीके से 4 से 5 क्वेश्चन हमारे इस बार भी पूछे गए थे। ठीक है, वो क्या आपके 3 से 4 क्वेश्चन डायरेक्ट फॉरवर्ड थे कि एंटोनिम बताओ, सिनोनिम बताओ। कुछ क्वेश्चन हमारे फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में पूछे गए थे। 2 क्वेश्चन हमारे होमोनिम के पूछे गए थे, ये फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में पूछे गए थे। ठीक है, और थोड़े से ट्रिकी थे। 2 क्वेश्चन एरर वाले थे, और बेसिक एरर था, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, जो भी बेसिक एरर के क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस थे। पैसेज मेरा बहुत इजी आया था, मुश्किल से आप समझिए 8-9 लाइन का पैसेज होगा, बहुत इजी था। 5 क्वेश्चंस थे, और उनमें से पैसेज पढ़ने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस आपको जब पैसेज पढ़ने की तब जरूरत पड़ेगी जब आपसे आपको टोन पूछता है कि किसके बारे में, मतलब आपका मेन आइडिया क्या है पैसेज का, तो वहां पे आपको जरूरत पड़ सकती है।
पैसेज की, अदरवाइज आपको बहुत सिंपल क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन पैसेज में दे रखा था कि आपको बेसिकली वो कैपो क्वेश्चन था, एक वर्ड दे रखा था कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो अगर आप पैसेज नहीं पढ़ेंगे तब भी आप उसका मतलब बता देंगे अगर आपको पता होगा तो। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि पैसेज के भरोसे आप मत रहना कि इजी आएगा, आप हार्ड पैसेज की प्रैक्टिस भी करके जाना, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि कुछ शिफ्ट्स में आसान पैसेज आते हैं, कुछ में बहुत हार्ड भी आते हैं, ठीक है। और स्पेशल पैसेज में जो आपको चीज करके जानी है वो टोन और मेन आइडिया पढ़ के जाना है, मतलब कुछ प्रैक्टिस करके जानी है कि टोन को कैसे पहचानते हैं और मेन आइडिया को टाइटल या उसका टाइटल कैसे पहचानते हैं, ठीक है। ये हमारी इंग्लिश की बात होगी। बाकी इंग्लिश में भी मोरलेस पेपर नॉर्मल था, लेकिन हाँ देखो मैं आपको बता रहा हूँ ये इस पेपर की ना बहुत अलग चीज है कि आपको पेपर बहुत इजी लगेगा, लेकिन जब आप करने बैठते हो ना तो पेपर आपके क्वेश्चन या तो स्किप होते हैं या फिर बहुत गलत होते हैं। तो इंग्लिश में मैं बताऊं आपको पेपर इजी लग रहा है, लेकिन अगर इंग्लिश में कोई 40 नंबर ला रहा है तो बहुत अच्छे मार्क्स लाएगा, क्योंकि क्वेश्चन अच्छे थे। फिर अगर मैं रीजनिंग की बात करूं, देखो रीजनिंग में 22 क्वेश्चन बहुत डुएबल थे, इजी थे। कुछ बेसिक मैथ के क्वेश्चन रीजनिंग में घुसा रखे थे, ठीक है। तो रीजनिंग आप सभी से हो जाएगी, लेकिन दो देखो मैं आपको बताता हूं कि मैं कहां फंसा रीजनिंग में। एक क्वेश्चन सिलोजिज्म का बहुत टफ था, टफ इन द सेंस अच्छा लेवल का क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो मेरे को उसमें थोड़ा टाइम देना पड़ा, ठीक है। दूसरी चीज, दो क्वेश्चन ऐसे थे जिनका टॉपिक का नाम मैं आपको नहीं बता सकता हूं, बट हाँ वो क्वेश्चन थोड़े से यूनिक थे, और मतलब अभी तक तो मैंने वो पैटर्न अभी तक एसएससी में नहीं देखा है। ऐसे क्वेश्चन ना स्टेट एग्जाम से पूछे जाते हैं या फिर रेलवे के एग्जाम से पूछे जाते हैं, थोड़ा सा वो पैटर्न इन्होंने यहाँ पे कॉपी किया हुआ था। और दो क्वेश्चन ना लेटर या फिर अल्फाबेट एनालॉजी से पूछे गए थे, और वो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। उनका ना पैटर्न क्रैक नहीं हो रहा था स्टार्टिंग में मेरे से, तो मैंने 30 सेकंड दिए उनको, फिर मेरे से नहीं हुआ तो मैंने स्किप कर दिया। पर लास्ट में जब मेरे पास 6 मिनट बचे थे तब मैंने उसमें अपनी पूरी जी जान लगा दिया, पूरे लॉजिक लगा दिए। तब वहां से मेरे को थोड़ा बहुत लॉजिक पता लगा, पैटर्न तब भी क्रैक नहीं हुआ था, बट कुछ लॉजिक मेरे को क्लिक हुए, मैंने उस लॉजिक के बेसिस पे वो टिक करके आया हूं, एंड होपफुली 90% वो सही होंगे। बट मेन बात यह है कि अगर आप उस पर 1 या 2 मिनट दे दोगे स्टार्टिंग में ही तो आपका पूरा टाइम मैनेजमेंट बिगड़ जाएगा। तो रीजनिंग में वही है कि आपका 20-21 क्वेश्चन डुएबल है, लेकिन जो बाकी क्वेश्चन बचते हैं ना 3-4 क्वेश्चन, वो ऐसे हैं जो आपका टाइम खराब कर देंगे। तो आप टाइम को ना थोड़ा सेव कीजिए, उन क्वेश्चन को स्किप कर दीजिए स्टार्टिंग में और बाद के लिए छोड़िए, ठीक है। तो ओवरऑल पेपर के बारे में ये था। मैं आपको ये कहूंगा कि देखो पेपर इजी आ रहा है, ठीक है, लेकिन इजी उनके लिए आ रहा है जो सिली मिस्टेक्स नहीं करते हैं या फिर पेपर को बहुत ध्यान से दे रहे हैं, अदरवाइज आप बहुत मिस्टेक कर दोगे पेपर में। और अगर मैं अपने सेंटर की बात करूं, देखो मैंने दिल्ली ही प्रेफरेंस डाला था फर्स्ट नंबर पर, लेकिन मेरे को सेंटर मिला था मेरठ में, वो भी बहुत खेतों में जाके। तो मैं अपने बाई व्हीकल गया था ड्राइव करके, तब जाके मैं सेंटर पे पहुंचा, वहां पे कोई भी मेरे को साधन नहीं दिखा, कि वहां पे कन्वीनियंस नहीं दिखा पहुंचने का, ठीक है। तो ये ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस था। बाकी देखो पेपर यार इजी आ रहा है, जिन लोगों ने अच्छी प्रिपरेशन कर रखी है ना, वो आराम से 90-95 क्वेश्चन बढ़िया करके आ रहे हैं, और एक्यूरेसी भी 90-95% की, ठीक है। तो थोड़ा मेंटली प्रिपेयर होकर चाहिए, जो मैंने थोड़ा सा ओवरऑल आपको मतलब डिफिकल्टी लेवल बताया, उस अकॉर्डिंग अपना माइंड को प्रिपेयर करके जाइए, एंड होप फॉर द बेस्ट, अच्छा ही होगा जो। तो यहाँ भी बात करते हैं पेपर के बैकअप के बारे में, यानी जो एसएससी एग्जाम है इसके पेपर के बैकअप के बारे में। क्योंकि देखो यार हम एक एग्जाम के बारे में मतलब एक एग्जाम पर तो डिपेंड नहीं रह सकते हैं, हमारी एज भी बहुत डिपेंड करती है, हमारा टाइम भी बहुत डिपेंड करता है, फाइनेंशियली भी हम स्टेबल होने चाहिए चीजों को देखने के लिए। तो देखो मेरा ये हमेशा से रहा था, जब मैंने अपनी जॉब छोड़ के प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था, कि मैं अपने 1 साल दूंगा एसएससी को, और अगर मेरा एग्जाम क्लियर होता है या फिर मैं मेंस में कुछ नंबर से रह जाता हूँ तो मैं दोबारा प्रिपेयर करूंगा, अदरवाइज मैं दोबारा कॉर्पोरेट ज्वाइन कर लूंगा। बट हम सिर्फ एसएससी एग्जाम के भरोसे नहीं रह सकते हैं, आपको दूसरे एग्जाम भी टारगेट करने पड़ेंगे। तो मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि देखो यार, जो लोग अभी फ्रेशर्स है ना, और या जिनको अभी 1-2 साल हो गए हैं, और वो उनको ये लग रहा है कि एसएससी में बहुत रिस्क है, या फिर वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो न्यू पैटर्न है ना, वो मैंने ऐसा देखा है कि अच्छे अच्छे धुरंधर फेल हो रहे हैं इस पैटर्न में, और वो पेपर को इजी बताते हैं तब भी फेल हो जाते हैं, ठीक है। तो मेरा आपका ये सजेशन रहेगा कि यार देखो, जो आपके आपके सिटी के एग्जाम्स हैं, आपके स्टेट के होम टाउन के एग्जाम्स चल रहे हैं ना, या कोई ऐसे एनटीपीसी एग्जाम है, रेलवे एग्जाम है, या कोई एग्जाम है, आप उसको भी ना टाइम देना शुरू करो। सिर्फ एसएससी के भरोसे नहीं रह सकते। मैंने देखो अभी बताता हूँ, मैंने ना अभी 1 महीना डीएसएसबी की प्रिपरेशन की थी। जब हमारा सीजल का प्री का रिजल्ट आया, मतलब आंसर की आई, उसके बाद मैंने 1 महीना डीएसएसबी एलडीसी के बारे में प्रिपेयर किया, जो बेसिकली हमारे एसएससी सीएचएसएल के इक्विवेलेंट होता है। तो मैंने 1 महीना प्रॉपर उसकी प्रिपरेशन करी, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था यार कि एसएससी के भरोसे बैठकर हम बाकी एग्जाम को रिस्क पे नहीं डाल सकते हैं। हमको जो लग रहा है कि ये पेपर भी हमारे लिए रिलीवेंट है, हमें उसकी प्रिपरेशन भी करनी चाहिए। तो इसलिए मैंने डीएसएसबी की प्रिपरेशन करी, और कुछ एग्जाम्स अभी आ रहे हैं जो मैं उनकी प्रिपरेशन भी करूंगा। तो आप थोड़ा ध्यान रखना कि जो भी लोग अभी बाउंड्री लाइन पर है, जिनके प्री क्लियर नहीं हुआ है, जिनके मार्क्स बहुत कम है प्री में, वो
एसएससी के साथ बाकी एग्जाम को भी टारगेट करना शुरू करें। देखिए ओवरऑल आपको एक जॉब चाहिए, एटलीस्ट स्टार्टिंग में एक जॉब चाहिए। अभी स्टार्टिंग में अपनी प्रेफरेंस सेट मत कीजिए कि आपको यही जॉब चाहिए। स्टार्टिंग में बस आपको एक जॉब चाहिए ताकि फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट हो जाओ, आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाए, उसके बाद आप अपनी प्रायोरिटी जॉब को सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये सब मेरी तरफ से चीजें थी और होपफुली आपके लिए सब बेटर रहेगा और आप अच्छा एग्जाम में स्कोर करेंगे। मैं भी अच्छा स्कोर एग्जाम में मतलब अच्छा स्कोर करूंगा। और मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में। और हमेशा की तरह अगर कुछ डाउट्स हैं आपके तो कमेंट में डाल सकते हो, और मेरे इंस्टाग्राम पे आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, मैं वहाँ पे आपसे लोगों से चैट करता हूँ। तो थैंक यू सो मच यार अभी के लिए। बाय बाय, गुड बाय।